हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। लास्ट सेशन में हमने करंट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया। याद करो, मैंने बताया था बैटरी का जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा करंट होगी। हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, सिंबल्स के बारे में पढ़ा, सो मेनी थिंग्स पढ़ी। तो ओम्स लॉ जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हर बार पेपर में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या एग्जांपल्स आदि है, यही पूछते हैं स्टेटमेंट इसकी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ है क्या। उससे पहले भी हमें ये पता होना चाहिए ओम्स लॉ किसने गिवन किया था हमें। ओम्स लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम। ओम्स लॉ में किसने गिवन किया था? जॉर्ज साइमन ओम। ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल है, और इसको पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। बेटा, हमने लास्ट सेशन में एक चीज पढ़ी थी। सपोज अगर मैं ये एक वायर लेता हूँ, ठीक है, इस वायर के बीच में मैंने ये बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वायर का फर्स्ट पॉइंट, अब मार्केट से वायर लाओ, इतनी सी कट कर लो, एक इसका एंड यहाँ पे होगा, दोनों दूसरा एंड ये होगा। एक एंड को मैंने बी मान लिया, ये वायर का एक एंड है, बल्ब लगाया बीच में, दूसरा एंड मैंने पकड़ लिया, ठीक है। ये आ गया इसका बी एंड, ठीक है। क्या अब इस कंडक्टर में करंट है? आप बोलोगे सर ये कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स वायर है, ये वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर वायर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करे। अब मुझे इस बल्ब को ग्लो कराना है, जो मैंने वायर में लगाया, वायर सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, ठीक है, एल्युमिनियम की वायर ले लो, ठीक है। अब अब इसको मैंने ग्लो कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज मैं ट्रांसफार्मर ले लेता हूँ, छोटी सी वायर, छोटा सा बल्ब, हम एक सेल लगा लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेल लगाता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, और आपको मैंने बताया था कि सर्किट जब कंप्लीट होगा, ये एक सर्किट है, जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो करेगी। अगर ये बीच से टूटा हुआ वायर टूट जाती है तो करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि जब भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों? अब आप बताओ क्यों? क्योंकि बेटा एक पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट है बल्ब के, देखो एक कनेक्ट है ना, लेकिन दूसरा वाला एंड बल्ब का, क्या बी वाला इसके साथ कनेक्ट है? नहीं, क्योंकि बी से सर्किट ब्रेक होगा। इसलिए जब तक सर्किट क्लोज होगा तभी तक करंट फ्लो करेगी। अब आपको ये पता हो गया कि सर आपने बोला कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, बल्ब लगा दिया, तो कंडक्टर मीन्स वायर में करंट फ्लो नहीं की। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बैटरी नहीं थी। अब मैंने बैटरी लगा दी, तो अब क्या होगा बेटा? इस वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इस बल्ब में क्या होगा? करंट बनेगी। और बैटरी का क्या होता है, सेल या बैटरी का क्या होता है? हमेशा पोटेंशियल। और पोटेंशियल जब मैंने सेल लगा दिया इस वायर के साथ, तो इस सर्किट में क्या फ्लो करने लगा? इस सर्किट में फ्लो करेगा करंट मींस आई। ये तो हमने पढ़ा है कि जब मैं बैटरी लगाऊंगा, बैटरी की वजह से सर्किट कंप्लीट होगा, वायर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का उनको एक एनर्जी मिलेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो इस वायर में फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या बनाएंगे? बीच में करंट। तो आपको दो टर्म्स मिलेगी, वी और आई। और मैंने एरो इस साइन क्यों दिए बेटा? मैंने आपको बताया था करंट आउटर सर्किट में फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनर सर्किट में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चला? किसी भी वायर में जब तक बैटरी नहीं लगेगी तब तक उसमें फ्लो करंट फ्लो नहीं होगी, या कोई भी सोर्स नहीं लगेगा जो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे। तो आपको ये दो टर्म्स मिल गई ना, ठीक है। अब बेटा एक सेल की जगह अगर मैं दो लगा दूं तो बताएंगे आप क्या होगा? अगर मैंने एक सेल लगाया तो बल्ब थोड़ा कम ग्लो करेगा, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल कम है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी तो मिल रही है बट वो कम मिल रही है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे। अब एक की जगह अगर मैं दो लगा देता हूँ सेल, तो दो लगाने से क्या होगा अब बताएं? ठीक है, दो लगाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी। हम आगे अलग पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल अलग पढ़ेंगे, लेकिन जैसे मैंने दो सेल लगा दिए, दो मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मीन्स बैटरी, अब ये बैटरी बन गया। अब जब मैंने बैटरी बढ़ा दी तो क्या हुआ? इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वायर के, उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे और ज्यादा करंट बनाएंगे। इसका मतलब जब जब हम वी बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर में, ठीक है, तब तब क्या बढ़ेगा? आई बढ़ेगा बेटा। यही आपका सिंपल ओम्स लॉ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। V जितना बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ेगी, मीन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी किसी बैटरी से, किसी ट्रांसफार्मर से, उतनी ही उस वायर में क्या बनेगी? करंट बनेगी। यही है बेटा आपका सिंपल ओम्स लॉ, ठीक है। आई थिंक सो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा इस डायग्राम से। हम इसको रब कर देता हूँ, हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाओगे किसी बैटरी का उतनी ज्यादा करंट बढ़ेगी।
अब V क्या है, V है आपका, V इज बेटा, V इज पोटेंशियल, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब बेटा इसकी डेफिनेशन क्या कहती है ही स्टेट्स दैट, या ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर आर वायर, किसी कंडक्टर या वायर में करंट फ्लो करेगी, वो कितनी फ्लो करेगी, द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। मैंने 2 पॉइंट बनाया था ना, ए और बी। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का, वायर का एक एंड जो ए था वो किसके साथ कनेक्ट था, पॉजिटिव के साथ, बी किसके साथ कनेक्ट था, नेगेटिव के साथ। वही कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस और द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। मीन जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाओगे उतनी ज्यादा करंट बढ़ेगी। यही है बेटा आपका सिंपल फॉर्मूला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन बेटा यहाँ पे एक चीज आ जाती है, ओम्स ने कहा कि हमने पहले सिल्वर की वायर लेते हैं, ठीक है, फिर कॉपर की ले ली उसने, फिर आयरन की वायर ले ली। तो उसने बोला कि अगर मैं हर एक कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा कि जब हम पोटेंशियल बढ़ाएं या बैटरी बढ़ाते जाएं, एनर्जी बढ़ाते जाएं पीछे से सोर्स की, करंट बढ़ते जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप हीटर की वायर दो, जो नाइक्रोम की वायर होती है, अगर आप जितना ज्यादा उसमें पोटेंशियल बढ़ाओगे, जितना पीछे से एनर्जी उस वायर में ज्यादा दोगे आप किसी भी चीज से, बैटरी से दो या ट्रांसफार्मर से दो, बट उस वायर में क्या होता है, उस वायर में उतनी करंट नहीं बनती, उस वायर में हीट बन जाती है। तो उसने यहाँ पे कहा ओम्स लॉ हर एक कंडक्टर में फॉलो नहीं हो रहा है, तो अब हर एक कंडक्टर में फॉलो करने के लिए उसने एक कंडीशन दे दी कि ओम्स लॉ वही उन्हीं कंडक्टर्स में फॉलो होगा जहां पे हम ये चीज कहेंगे एट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो उसने कह दिया, साथ ही साथ ओम्स लॉ वहीं लगाए आप जिनके कंडक्टर का टेम्परेचर हम उस सर्किट में कांस्टेंट माने। ऐसा नहीं हो कि मैं बैटरी बढ़ाता जाऊं, वायर में करंट बल्ब ज्यादा ग्लो करता जाए लेकिन वायर भी गर्म होती। जब वायर हॉट होगी बेटा तो करंट की वैल्यू कम होगी। तो इसलिए उसने कह दिया, क्योंकि कुछ वायर, कुछ सर्किट या कुछ वायर ऐसी होती है बेटा, जब हम पीछे से एनर्जी उनको ज्यादा दे देना, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाए ना, करंट तो बढ़ती है, बल्ब ज्यादा तेज से ग्लो करेगा, लेकिन कभी कभी आपने नोटिस किया होगा वो वायर भी गर्म होने लगती है। और जब वायर गर्म होगी, वायर हॉट होगी, उसकी करंट की वैल्यू कम होगी। इसलिए उसने कह दिया कि हर एक कंडक्टर में, जिस कंडक्टर में हम ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तभी आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसलिए अब उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली, करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतनी करंट बढ़ेगी, बट एट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। आई थिंक सो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो एक बार आप देख लें, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट को हम आगे कंटिन्यू करें तो ये क्या कहता है, तो ये है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बेटा जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, आपको यहाँ तक समझ आ गया ना, करंट किसके, जितनी ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाओगे उतनी ज्यादा करंट बढ़ेगी, और टेम्परेचर हमें कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है कंडक्टर का तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपको याद रखना है करंट की वैल्यू कम होती है। इसलिए ओम्स लॉ ने कहा, ओम्स ने कहा टेम्परेचर उस कंडक्टर का कांस्टेंट रखिए, तभी आप मेरे लॉ को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तक, अब देखिए बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो V किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो I इक्वल टू, और सम कांस्टेंट यूज करते हैं, उस कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे R से। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज R। V इज इक्वल टू R I, और V किसके इक्वल हो सकता है, V इज इक्वल टू R लिखो, I लिखो, कुछ भी लिखो, V इज इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं। ये है आपका ओम्स लॉ की एक और स्टेटमेंट। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V अपॉन R, R इधर से इसके डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन R किसके इक्वल होगा, I के, ठीक है। इट मीन्स बेटा अगर देखो ये R क्या चीज है, अब आपको पता चलेगा व्हाट इज R। आपने बोल दिया सर R तो आपने बता दिया कांस्टेंट है, बट ये किसका कांस्टेंट है, ये उस कंडक्टर या उस वायर का कांस्टेंट है। और इस वायर या कंडक्टर के कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। दिस इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बेटा रेजिस्टेंस होता है रुकावट। वो रुकावट का मतलब क्या होगा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि सपोज करो अब वुड की बात करो या एक वायर ले लो सिल्वर की। अब मुझे बताओ करंट किस में फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी, अब ये भी देखें करंट किस में फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी आपकी
वायर में, वुड में नहीं करेगी। क्यों? अब यहीं से समझो कि वुड के जो अपना रेजिस्टेंस, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसका रेजिस्टेंस कम होगा। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला। रेजिस्टेंस आर इज द कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हर एक कंडक्टर का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। जिसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगी उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, और जिसमें करंट सबसे कम फ्लो करेगी उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। मीन्स उसकी अपनी रुकावट ज्यादा होगी जो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकेगी। आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। और बेटा एक बार आप देख लो और पॉज करके आप लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। स्टूडेंट ओम्स लॉ हमने अभी पढ़ा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I V, ये पढ़ा ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन इसका एक ग्राफ है, इसका हम ग्राफ अगर देखते हैं तो वो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, देखिए आप ध्यान से। इसका जो ग्राफ होता है वो होता है V और I के बीच में। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट होता है ओरिजिन पॉइंट। मींस अभी मैंने ना तो बैटरी लगाई, अगर बैटरी नहीं लगाऊंगा, सेल नहीं लगाऊंगा तो करंट फ्लो नहीं करती। सपोज मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी का क्या होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम V से, क्योंकि उसका यूनिट भी वोल्ट होता है। सपोज करो ये करंट है, ये V है। ठीक है, सपोज करो मैंने एक बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 1 वोल्ट। फिर मैं एक के साथ एक और बैटरी लगा देता हूँ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 2 वोल्ट। एक और बैटरी जोड़ देता हूँ, सेल जोड़ देता हूँ उसके साथ, तो कितना पोटेंशियल हो गया 3 वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेल लगाया, इसका पोटेंशियल था 1 वोल्ट। फिर एक और सेल लगाता हूँ जिसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, इसका भी होता है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कितने हो गए 2 वोल्ट। एक और सेल लगा देता हूँ, उसका पोटेंशियल भी सपोज करो 1 वोल्ट। 1 कितने वोल्ट हो गए 3 वोल्ट। 3 वोल्ट मीन्स जब 1 वोल्ट में अगर पोटेंशियल देता हूँ बैटरी का, सपोज करो यहाँ पे मैंने वायर लगा दी, तो वायर में करंट फ्लो करती है, करंट को डिनोट करते हैं आई से। लेकिन करंट का यूनिट क्या होता है एम्पेयर। करंट का यूनिट होता है बेटा एम्पेयर। तो कहता है अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल के लिए V लिया है तो करंट के लिए I नहीं लेंगे, करंट का सिंबल I है लेकिन इसका यूनिट एम्पेयर है। तो एम्पेयर के लिए हम यहाँ पे किससे डिनोट कर देंगे A से। सपोज करते हैं, कहता है ओम्स लॉ क्या है, जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उतनी करंट बढ़ेगी। अगर 1 वोल्ट सपोज करो मैंने पोटेंशियल बढ़ाया, तो सपोज करो करंट बनती है 0.5 एम्पेयर या 1 एम्पेयर, हम डिजिट वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, करंट बढ़ाया 1 एम्पेयर करंट बनती है सपोज। फिर कहता है आप मुझे बताओ इसका, ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, अब कहता है मुझे बताओ आपने फिर एक और सेल लगाया तो उसका पोटेंशियल था 2 वोल्ट, ये तो 2 वोल्ट का मैंने सेल लगा दी। अब मुझे बताओ क्या ओम्स लॉ क्या कहता है, जितनी करंट बनेगी उतना ही पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल होगा उतनी करंट बनेगी ना। तो अब 2 वोल्ट लगाया तो पहले 1 वोल्ट में 1 एम्पेयर थी। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 वोल्ट 1 एम्पेयर। अब 2 वोल्ट है तो आप बताओ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कितना एम्पेयर होगा 2 वोल्ट के लिए उसको 2 एम्पेयर ही बढ़ना पड़ेगा, तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा। मीन्स देखिए यहाँ से यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ से यहाँ पे 1 का गैप। अब 1 से V के बीच में भी 1 का गैप है ना, 1 से 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितना गैप था 1 का। अब 1 एम्पेयर और कितने एम्पेयर के बीच में गैप 1 का होगा 2 एम्पेयर में, तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा ना कि 1 वोल्ट में 1 एम्पेयर। अगर 2 वोल्ट बढ़ाया तो कितने एम्पेयर 2 एम्पेयर। अगर 3 वोल्ट बढ़ाता हूँ तो कितने एम्पेयर बढ़नी चाहिए 3 एम्पेयर। तो जो ग्राफ इसका बनता है बेटा, द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ इज अ दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो आपका ओम्स लॉ क्या करेगा फॉलो करेगा। और इस कभी कभी आपको ग्राफ दे देते बेटा कि 1 एम्पेयर में अगर 2 एम्पेयर हम करंट दे रहे हैं, 3 वोल्ट 3 यहाँ पे सॉरी एम्पेयर आएगा, 3 एम्पेयर करंट दे रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू 1 की जगह मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। 1 की जगह 0.2 एम्पेयर अगर इधर आता है तो अगले वाले में कितना होगा, ये 0.2 है, 0 से 0.2 है, तो 0.2 में कितने और ऐड करोगे बराबर टर्म्स जुड़ेगी। 0.2 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.4। 0.4 में कितने ऐड करोगे बराबर इक्वल चलती रहेगी। 0.4 में प्लस 0.2 फिर से करोगे, देखो 0.2 पे प्लस 0.2 किया 0.4। 0.4 में जितने इन दोनों के बीच का गैप है फिर करोगे तो 0.6 में जितना V बढ़ाओगे उतना ही I बढ़ना चाहिए। और इसका ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आपको आई थिंक सो यहाँ तक समझ आ गया होगा।